जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के YouTube चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी को लगातार इसी तरीके से जारी रखते हुए अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देने के लिए पूरी तरीके से पूरे जी जान से लगे हुए होंगे और लक्ष्य के साथ जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही अपनी तैयारी को पूरा कर रहे हैं। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है क्लास की, इस क्लास की सीरीज़ में हम पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं और हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम इस क्लास में हमारी ये जो पॉलिटी की क्लास है, इस क्लास में हम मूल कर्तव्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखा था, उससे पहले मूल अधिकारों को देखा था। तो हमने जो भी टॉपिक्स क्लियर किए हैं उसके बाद हमने क्या किया है, एक जो है प्रश्न उत्तर की श्रृंखला रखी है और उसमें कई लोगों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे मूल कर्तव्यों को। तो मूल कर्तव्य जो है अपने आप में एक अलग ही रोचक तथ्य रखता है, यानी कि ये विश्व के अलग अलग जो लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, या विश्व के जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं जैसे अमेरिका है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों में मूल अधिकार तो हैं लेकिन मूल कर्तव्य नहीं है। जापान में कुछ हद तक मूल कर्तव्य है, रूस में मूल कर्तव्य है। तो भारत में अगर देखा जाए तो मूल कर्तव्यों की जो विचारधारा एक तरीके से पनपी, उसके पीछे भारत में कुछ एक राजनीतिक संघर्ष रहा है, या कहा जाए कि एक ऐसी घटना रही है। वो घटना जो रही वो आपातकाल की रही और हम सभी जानते हैं कि 25 जून 1975 को 1975 को पूरे देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो की गई थी उसके बाद जो स्थितियां बदली, उसमें जो है इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति जी से, जो उस समय राष्ट्रपति जी थे हमारे, कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, उनसे अनुशंसा की और उन्होंने क्या कहा, अनुशंसा तो कहने को कहा जाता है लेकिन एक तरीके से राष्ट्रपति जी ने क्या किया कि उस पर आपातकाल की घोषणा कर दी। पूरे देश में राष्ट्रपति शासन, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। और ये पहली बार ऐसा नहीं था कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया हो, इससे पहले भी 2 बार लगाया जा चुका था। 1961 का जो इंडो चाइना वॉर था उसमें, और 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उसमें भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। लेकिन इन दोनों आपातकाल को लगाने के पीछे डायमेंशंस अलग थे, बातें अलग थीं, तरीके अलग थे। तो उस पर जो है हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में चर्चा करेंगे। तो इस समय जो 1971 के बाद 1971 में हमने देखा था कि इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत कर आती हैं, प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी, और फिर उसके बाद उनका शासन चलता है। उनके शासन की कुछ नीतियाँ ऐसी रही जिसके बाद जो है देश भर में हड़तालें होने लगी, विरोध प्रदर्शन होने लगे। अब इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जब 1975 का दौर आया, जब उनकी सरकार का टर्म खत्म होने वाला था, तो उन्होंने एक तरीके से इन विरोध प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए और जेपी नारायण के मूवमेंट को खत्म करने के लिए क्या किया कि 25 जून 1975 में देश भर में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा दी। अब इसके बाद ये देखा गया कि देश भर में बहुत से लोग सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, सार्वजनिक वस्तुओं को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्या हम कुछ मूल कर्तव्यों को रख सकते हैं। लोगों के अधिकार तो है विरोध करना, लेकिन क्या कुछ कर्तव्य हो सकते हैं इन लोगों पर आरोपित करने के लिए। तब उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया और उसके बाद हम मूल कर्तव्यों को देखते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जो मूल कर्तव्य हैं वो क्या है एग्जैक्टली। जो हम देखते हैं आज हमारे संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में जो है मूल कर्तव्यों को डिस्कस किया गया है, मूल कर्तव्यों को डिस्कस किया गया है। तो अगर हम देखें तो जो भारतीय संविधान है, हमारा भारतीय संविधान है, यह नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान तो करता है ना, मूल अधिकार तो देता ही है। यानी कहा जाए कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को मूल कर्तव्य भी देता है। हालांकि अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, है ना, मूल संविधान में नहीं थे। ये लगभग आज़ादी के 26 से 27 सालों बाद जो है हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूल संविधान में ये जो मूल कर्तव्य हैं वो नहीं थे, लेकिन इनको बाद में लाया गया। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य जो है ये दोनों ही का ही एक महत्व है, दोनों ही जो है क्या है, महत्वपूर्ण है, इनका एक महत्व होता है। दोनों का जो महत्व है वो कैसे है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। देखिए जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमने कहा था कि हम समाजवादी हैं
लेकिन उसके बाद भी हमने मूल अधिकारों को तो जगह दी, अपने संविधान में मूल अधिकार तो दिए, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल कर्तव्यों को जो है इसमें स्थान नहीं दिया। तो हमने देखा इतने सालों बाद इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो उन्होंने देखा कि विश्व का जो समाजवादी एक देश है, यानी कि जो रूस है, यूएसएसआर है, उस समय पूर्व सोवियत संघ कहा जाता, उस समय सोवियत संघ कहा जाता था, तो अभी हम उसके लिए पूर्व सोवियत संघ शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूर्व सोवियत संघ में देखा गया कि वहाँ पर जो है नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, यानी कि अगर कर्तव्य हैं तो ही आपको अधिकार को भोगने का अधिकार है। तो यहाँ पर ये चीज़ ही सामने आती है कि यदि आपके मूल अधिकार हैं, अगर आप मूल अधिकारों का भोग कर रहे हैं, तो आपका देश के प्रति जो है कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कैसे एक दूसरे के पूरक होते हैं कि अधिकार विहीन कर्तव्य, है ना, अगर हम यहाँ पर देखें एक शब्द ले कि अधिकार विहीन, इस चीज़ को समझें, अधिकार विहीन कर्तव्य, यानी कि अधिकार नहीं है लोगों को, लेकिन लोगों के ऊपर जो है क्या किया हुआ है, कर्तव्य को आधारित किया हुआ है कि आपका ये कर्तव्य है, आपका ये कर्तव्य है, देश की सुरक्षा करना वगैरह वगैरह, बहुत सारे कर्तव्य जो है उनको दे रखे हैं, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं दे रखा। तो इसका क्या अर्थ होता है, ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक है। निरर्थक मतलब इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि जो अधिकार नहीं है लोगों को, लेकिन लोगों को कर्तव्य दे रखा है। लेकिन जबकि अगर इसी तरीके का उल्टा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए कि कर्तव्य विहीन अधिकार, है ना, कर्तव्य विहीन अधिकार, कर्तव्य नहीं है लोगों के पास लेकिन अधिकार पूरी तरीके से है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि लोग कैसे हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे, यानी कि उनके ऊपर एक तरीके से कोई एक सीमा नहीं होगी या फिर कोई एक निरंतरता जो है वो नहीं होगी। यानी कि उनको, लोगों को क्या होना चाहिए, लोगों के पास एक कर्तव्य होना चाहिए कि भाई अगर आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो आपका ये कर्तव्य है कि आप विरोध जो है शांति से कीजिए, आप सार्वजनिक वस्तुओं को हानि ना पहुँचाइए, है ना, जैसे कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो कोई हिंसक विरोध ना करें, है ना। तो ये चीज़ें जो है कर्तव्य के रूप में बनाई गई, यानी कि अधिकार है आपके पास विरोध करने का, लेकिन साथ में कर्तव्य को भी लेके चलिए कि आपका एक कर्तव्य है इस देश का नागरिक होने के नाते कि आप विरोध करने का अधिकार है आपके पास, लेकिन आप विरोध ऐसे ना करें जिसकी वजह से कोई दूसरा जो साथी नागरिक है उसको नुकसान पहुंचे, ऐसा विरोध ना करें। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर अधिकार और कर्तव्य दोनों एक साथ साथ चलें तो एक संतुलन बनता है। अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होगा, उसका कोई औचित्य नहीं है। उसी प्रकार अगर कर्तव्य विहीन अधिकार हो, यानी कि कर्तव्य नहीं हो केवल अधिकार हो, तो ये निरंकुशता को पैदा करती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर कोई कर्तव्य नहीं है देश के लिए, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है संविधान में, ठीक है। तो ये चीज़ जो है उस समय तक थी, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मूल कर्तव्य और जो अधिकार है ये क्या करते हैं, एक संतुलन उत्पन्न करते हैं, संतुलन उत्पन्न करते हैं कि लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति वो क्या है, वो अपने अधिकारों का उपभोग तो करें ही करें, साथ में क्या करें कि अपने जो कर्तव्य, देश के विकास में क्या कर्तव्य है, उनका क्या काम है, उस पर भी वो ध्यान दे। गांधी जी का एक कथन था कि लोगों को जो है अपने कर्तव्यों का अनुभव पहले कराया जाना चाहिए, तब उनके कर्तव्यों के अनुसार ही उनको जो है अधिकार दिए जाने चाहिए। ऐसा गांधी जी कहते थे कि अगर लोगों को कर्तव्य का भान होगा, यानी कि अधिकारों का महत्व तभी है जब लोग देश के प्रति अपने कर्तव्यों में संलग्न हैं, ठीक है। कोई भी संलग्न हो सकता है किसी भी तरीके के काम में कि हम जो है देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं या फिर हम व्यक्तिगत विकास कर रहे हैं, हम अपना विकास कर रहे हैं, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वैज्ञानिक अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं, और उससे क्या हो रहा है कि हमारा विकास हो रहा है, तो इसका मतलब हम अपने अधिकारों का उपयोग करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को तो अपना रहे हैं, तो उससे क्या होता है, देश का विकास हो रहा है। यानी कि कर्तव्य और अधिकार जो है दोनों एक साथ चलने चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए दोनों में। ऐसा ना हो कि अधिकार हो लेकिन कर्तव्य ना हो, कर्तव्य हो लेकिन अधिकार ना हो। लेकिन हमारे भारत में क्या है, भारत के संविधान में इसको क्या किया गया है, इसको गैर न्यायोचित बताया गया है। क्या बताया गया है, गैर न्यायोचित बताया गया है। नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, लेकिन अगर लोग अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि सरकार जो है क्या कर सकती है, आपके विरुद्ध FIR नहीं कर सकती है। यहाँ पर मतलब गैर न्यायोचित है।
जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कैसे थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कर्तव्य थे किसके लिए? राज्य के लिए, कि राज्य ये करे जिससे लोगों का विकास हो, लोक कल्याण हो, है ना। उसी तरीके से लोगों को कुछ कर्तव्य बताए गए हैं कि भाई लोगों को ये काम करना चाहिए जिससे देश का विकास हो, देश में शांति व्यवस्था स्थापित हो। लेकिन लोगों का क्या है कि अगर लोग उसे ना करें, उस पर ना चलें, तो आप उनको जो है एक तरीके से कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन उस पर ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर गैर न्यायोचित है तो आपको इसके बारे में पनिश नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, उस पर हम अभी आगे बात करेंगे। लेकिन मूल कर्तव्य और अधिकार एक साथ संतुलन में चलने चाहिए। लेकिन मूल कर्तव्य चूंकि गैर न्यायोचित हैं, तो इस वजह से जो है इसका प्रभाव कम पड़ता है, और इसको कई लोग जो है व्यंग में या जो कुछ कहा जा सकता है कि जो संविधान को अच्छे से जानने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को कहते हैं कि जो मूल कर्तव्य है, ये मूल कर्तव्य का प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये गैर न्यायोचित है, इसका कोई दबाव नहीं है लोगों के ऊपर। इस वजह से इस ऐसे मूल कर्तव्य का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसको हम यहाँ पे ना रखें तो ही अच्छा था, इसका होना ना होना दोनों बराबर है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए आगे सुप्रीम कोर्ट ने भी कई चीज़ों को कहा है, और ऐसे कई कानून भी बने हैं जो मूल कर्तव्यों को प्रभावी करते हैं। वो कैसे कैसे बने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये एक तरीके से आप इसका एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, एक जो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बीच में एक सेंस होना चाहिए, एक संबंध जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि महत्वपूर्ण दोनों ही हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि दोनों एक साथ चलेंगे तो काम बनता रहेगा। लेकिन अगर अधिकार विहीन कर्तव्य हो तो निरर्थक है, और कर्तव्य विहीन अधिकार है तो ये निरंकुशता को जन्म देती है। तो इसी तरीके से नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, वो अपने कर्तव्य भी जाने, केवल अधिकार का ही उपभोग ना करें, उसके बदले में देश को कुछ दें, अपने कर्तव्य को निभाएं। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो संवैधानिक उपबंध है उसकी, कि क्या है अभी जो संवैधानिक उपबंध हैं, इन चीज़ों को लेकर जो है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। संवैधानिक उपबंध मतलब जो संविधान में जो चर्चा की गई है इसको लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान के भाग 4A में इस चीज़ को लिया गया है। तो संवैधानिक उपबंध जो है हमने अभी देखा, मैंने शुरुआत में डिस्कस किया कि 25 जून 1975 को देश में क्या हुआ, राष्ट्रीय आपातकाल लगा, आपातकाल लगा, जो कि किस अनुच्छेद में लगता है, अनुच्छेद 352 में इसकी घोषणा की जाती है। चलिए, इसके बाद केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसे का नाम क्या था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कुछ मूल अधिकारों को शॉर्टलिस्ट किया गया, और उनमें से कुछ की छंटनी की गई और कुछ को रखा गया। तो सरदार मूल अधिकारों के साथ साथ जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, इसने क्या अनुशंसा की, इसने यह अनुशंसा की कि मूल अधिकारों के साथ साथ, मूल अधिकारों के साथ साथ क्या होने चाहिए, लोगों के पास मूल कर्तव्य होने चाहिए, मूल कर्तव्य होने चाहिए। ये किसने कही, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इस बात को स्पष्टता से रखा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इस बात को रखा। फिर इसके बाद इस समिति की अनुशंसा के बाद क्या हुआ कि देश में उस समय इंदिरा गांधी ने एक संशोधन किया था आपातकाल के समय, और वो संशोधन जो है अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए या फिर कहा जाए लघु संविधान कहा जाए, उसने संविधान के बहुत से चीज़ों में परिवर्तन कर दिया था, बहुत सी चीज़ों को बदल दिया था। इनफैक्ट लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक कर दिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन होता है, वो कौन सा संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन जो होता है, कब होता है 42वां संविधान संशोधन, 1976 में, 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही क्या किया गया कि संविधान में एक नए भाग 4A को जोड़ा गया, और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 351 को ऐड किया गया। अब ये जो संविधान में भाग जोड़े गए 4A और अनुच्छेद 51A, इनके अंतर्गत कितने मूल अधिकार ऐड किए गए, 10 मूल कर्तव्य, माफ कीजिए, कितने मूल कर्तव्य ऐड किए गए,
10 मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया। 10 मूल कर्तव्यों को शॉर्टलिस्ट करके भाग 1, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 4A क्या है, ये भाग है, ठीक है, 51A क्या है, ये अनुच्छेद है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत से लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर ये छोटी सी बात वो समझ नहीं पाते हैं। देखिए एक और बात याद रखिए, देखिए 4A लिखा हुआ है, 51A लिखा हुआ है, 4 में क्या है, भाग 4 में क्या है, DPSP है ना, मैंने आप लोगों को कल डिस्कस किया था। DPSP किस में है, DPSP भाग 4 में है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो अनुच्छेद जो 51 है, अनुच्छेद 51 में क्या बात बताएगी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 51 और 4 तो पहले से ही मौजूद था, इसको कहीं बीच में ऐड करना था, 4 के बाद तो 5 आता, तो इसीलिए कैपिटल A लगा दिया गया, एक अलग भाग बना दिया गया। यहाँ पे 51 के बाद 52 आता जो कि भाग 5 में चला जाता, तो यहाँ पे 51A लगाकर एक अलग भाग लगा दिया। तो जहाँ पे कैपिटल होता है वो एग्जैक्टली जो है संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया होता है, जो कैपिटल अल्फाबेट के साथ होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 10 मूल कर्तव्य इसमें जोड़े गए, और ये जो 10 मूल कर्तव्य है, इन मूल कर्तव्यों का जो विचार है वो कहाँ से हमने एक लिया, USSR से लिया, या फिर आपके पेपर में रूस बनता है तो रूस लिखिए, या फिर दोनों ही ऑप्शन में होते हैं तो आप जो है USSR का चयन करें, USSR के साथ जाएं। इस मतलब कि पूर्व सोवियत संघ भी अगर होता है, पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, तो पूर्व सोवियत संघ के साथ आप लोगों को जाना है, ठीक है। अगर USSR या पूर्व सोवियत संघ आपके ऑप्शन में नहीं है तो आपके ऑप्शन में अगर रूस है केवल, तो आप रूस के साथ तब जा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मूल कर्तव्यों का विचार है वो हमने USSR से लिया, और मूल रूप से इसमें जो बिंदु थे वो कितने थे, 10 बिंदु थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य, इसमें 2002 में एक संशोधन किया जाता है, जो कि मैं आप लोगों से लगातार किससे भाग 3 से उस संशोधन को पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, और भाग 4 में भी मैंने आप लोगों को बताया था। फिर जो 10 मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, बार बार मूल अधिकार बोल देता हूँ, है ना, मूल कर्तव्य हैं, अगर कहीं बीच में मूल अधिकार ही बोल दूँ तो समझ जाइएगा मूल कर्तव्य है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, है ना, फिर बाद में कभी कंफ्यूज हो आप लोग। तो 10 मूल कर्तव्य, इसमें 11वां जो मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य, वह 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संशोधन, याद आ रहा है 86वां संविधान संशोधन किससे संबंध रखता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया किससे संबंध रखता है, जल्दी से बताइए कमेंट में, किससे संबंध रखता है 86वां संविधान संशोधन। 86वां जो संशोधन है वो संबंध रखता है शिक्षा से, शिक्षा से इसका संबंध है, ठीक है। तो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो क्या ऐड किया गया, वो ये ऐड किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता या संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने आश्रय में रहने वाले बालकों, बालक कौन, जो 6 से 14 वर्ष के हैं, को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो क्या बनाया गया, एक कर्तव्य बनाया गया, किसका, बच्चों के जो माता पिता हैं या संरक्षक है, गार्जियन है कोई, तो उनका ये कर्तव्य बनाया गया। 11वां जो मूल कर्तव्य है वो इसी चीज को बोलता है। तो मूल कर्तव्यों में एक बार संशोधन किया गया है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि 86वां संविधान संशोधन एक आपका भाग 3 को प्रभावित करता है। भाग 3 में क्या है, अनुच्छेद जो 21A है, अनुच्छेद 21A, जिसमें शिक्षा का अधिकार बताया गया है। और इसके बाद भाग 4 में भी मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लासों में, आपने देखा होगा DPSP में, उसमें जो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 45 वाला है। अनुच्छेद 45 में क्या है कि शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। तो जो निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है उसको मैंने बताया, तो उसको यहाँ से लेकर क्या मूल अधिकार बनाया गया। फिर उसके बाद 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान में 11वां मूल कर्तव्य ऐसे जोड़ दिया गया। तो हम ये देखते हैं कि जो मूल कर्तव्य हैं
वो इस प्रकार जो है वो गैर न्यायोचित हैं। लेकिन यहाँ पर 11 मूल कर्तव्य, अब कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य। अब इसकी अगर हम प्रकृति देख लें तो ये क्या है? गैर न्यायोचित है। ठीक है, इनको लेकर आप संसद में नहीं जा सकते। यानी कि आप क्या कि अगर आप अपने निर्देशों का मतलब इन कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, जो भी कर्तव्य इसमें दिए गए हैं, तो उसको लेकर आप या सरकार जो है आपको लेकर जो है कोर्ट में नहीं ले जा सकती है कि भाई चलो तुमने जो है अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया है, तुमको जो है अब जो है कोर्ट में घसीटा जाएगा। तो यानी कि न्यायालय द्वारा इसे परिवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है, आप याद रख सकते हैं जैसे आपने डीपीएसपी में देखा था। डीपीएसपी किसके कर्तव्य के रूप में देखे जाते हैं? डीपीएसपी देखे जाते हैं जो राज्य है, सरकार है, उसके कर्तव्य के रूप में देखे जाते हैं। तो अगर डीपीएसपी पर सरकार काम नहीं करे तो आप ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाकर कि डीपीएसपी पर सरकार ने काम नहीं किया है। क्लियर है? तो उसी तरीके से मूल कर्तव्यों का अगर पालन लोग नहीं करते हैं तो सरकार जो है आपके खिलाफ कोर्ट में केस दायर नहीं कर सकती है कि इन व्यक्तियों ने अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं किया। तो क्या है? ये गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित है। कैसे है? गैर न्यायोचित है, लेकिन ये नागरिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा स्रोत मतलब कैसे? कि ये एक तरीके से कहता है कि आप अपने सभी जो साथी नागरिक हैं उनके साथ मिलकर चलिए, भाईचारा बनाकर चलिए, देश की अखंडता एकता की सुरक्षा कीजिए। तो एक तरीके से प्रेरणा देता है लोगों को कि आप जो है मिलकर रहिए, एक दूसरे से विरोध मत कीजिए। और इसके साथ ही इसकी विशेषता ये है कि अदालत जो होती हैं या ये अदालतों को किसी भी विधि की संवैधानिकता की जांच करने में भी सहायता करता है। इस बात को ध्यान रखिए। देखिए डीपीएसपी भी क्या करता है कि किसी भी विधि की संवैधानिकता, कोई भी जो कानून बनता है उसकी जो संवैधानिकता है उसकी जांच करने का उसको राइट देता है। ठीक है, उसके आधार पर संविधान में जो है जो उच्चतम न्यायालय है या अदालत है किसी भी कानून का अगर जांच कर रहा है तो डीपीएसपी को आधार बनाकर कर सकता है। उसी तरीके से मूल कर्तव्यों को आधार बनाकर किसी भी कानून की संवैधानिकता है ना, संवैधानिकता की जांच कर सकता है। जांच कौन करेगा? जांच जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये जांच कर सकता है। तो गैर न्यायोचित है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन हुआ है, केवल एक बार हुआ है। टोटल अभी कितने मूल कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्य टोटल या मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे मूल रूप से। ऐसे भी प्रश्न बन जाता है तो बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन की भाषा को समझना है। देखिए कैसे कि मूल रूप से कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या मौलिक कर्तव्य हैं, तो कितने हैं? 10 है मूल रूप से। यानी कि जब इसको ऐड किया गया था तो कितने थे? 10 थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज है तो कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो ये वाला ऑप्शन में होगा 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। बड़े आराम से प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मौलिक कर्तव्य है वाद योग्य, अवाद योग्य, ठीक है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? अवाद योग्य। अवाद योग्य का मतलब क्या हो गया कि इसे हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आराम से यहां से पुटअप हो सकते हैं। कौन सा संविधान संशोधन था इसको लाने के लिए? तो इसको लाने के लिए संविधान संशोधन को ना 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको लाया गया। कौन सी समिति थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। तो ये प्रश्न आराम से बन सकते हैं। कहां से ये विचार लिया गया है? तो ये विचार लिया गया है यूएसएसआर से। समझ गए? तो ये प्रश्न जो है आराम से, ये सारे प्रश्न जो है आपके पुटअप हुए हैं। तो और ऐसे प्रश्न जो है लगातार बनते रहते हैं। तो अब हम जो है बात कर लेते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं एक एक करके उन पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ड्यूटीज जो है 11 जो मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं, उस पर जो है हम लोग एक एक करके बात अब कर लेते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके अक्सर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य है, या ऐसे पूछ लिया जाता है किसके साथ ये प्रश्न पूछ लिया जाता है? डीपीएसपी के साथ ये प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर, कि ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। और उसमें से क्या होगा कि उसमें 3 तो ऐसे होंगे जो डीपीएसपी के होंगे,
और एक ऐसा होगा कि जो मौलिक कर्तव्यों का होगा। तो इस तरीके से जो है प्रश्न आराम से बनते हैं। तो हमें जो है एक इस तरीके से भी इस तरीके से देखना है, इस तरीके से पढ़ना है कि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो हो ही हो, इसके साथ ही हमें ये भी क्लियर होते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन किस तरीके के पुटअप होंगे, कैसे बनेंगे, वो भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। तभी जो एग्जामिनर है हमारा, जो पेपर सेट कर रहा है, उसकी माइंड के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होगी और हम अपने आप से भी क्वेश्चन पुटअप करते रहेंगे। एक और बात आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप लोगों को लिए मेरी सलाह है, एक सुझाव है, सुझाव कुछ ये है कि आप जो भी टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करें। 10 क्वेश्चन रोज बनाइए, रोज क्लास देखिए, जो भी टॉपिक पढ़ें उस टॉपिक से 10 क्वेश्चन रोज बनाइए। वैसे ही क्वेश्चन बनाइए जैसा कि मैं हर टॉपिक खत्म होने के बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि एक क्वेश्चन बनाया, 4 ऑप्शन रख दिए, तो उस तरीके से 10 क्वेश्चन रोज बनाइए। फिर देखिए आपके अंदर कितना बदलाव आता है, अपने आप ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं, मेरी बात को अगर थोड़ा भी आप लोग मानते हैं, जो मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से अगर आप चलते हैं, तो इस बात को और मान लीजिए, कुछ नहीं छूटेगा जीएस में कुछ नहीं छूटेगा। इस बात को मैं कह रहा हूँ यहाँ से आप लोगों से कि कुछ नहीं छूटेगा, अगर आप जो मैं कह रहा हूँ उस आधार पर आप लोग चल रहे हैं। तो चलिए, तो अभी जो मूल कर्तव्य हैं वो अभी हमारे पास कितने मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में, हमारे लिए कितने कर्तव्य हैं, 11 कर्तव्य हैं। और किस अनुच्छेद में है, 51A में है। तो शुरुआत करते हैं कि जो 51A में 11 मूल कर्तव्य हैं वो कौन सा है। तो 51A का जो पहला है ना, पहला में क्या बोला है, देखिए, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, लिंक बनाइएगा, है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में जब अशोक के अभिलेख करवाए हैं, जिन्होंने ये थोड़ी जो है कल क्लास लेट डल पाई क्योंकि थोड़ा तकनीकी खराबी आ गई थी, तकनीकी कुछ दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए वजह इतिहास की कक्षा लेट पड़ी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है इतिहास की कक्षा, वो एक बार देख ले, इंपॉर्टेंट कक्षा है, अशोक के अभिलेखों से लेकर प्रश्न कक्षा है वो, और उससे प्रश्न हमेशा बनते ही बनते हैं, तो उसे देख लीजिएगा जरूर एक बार। तो उसमें मैंने जो 14 अभिलेख बताए हैं, तो उन 14 अभिलेखों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन कर दिया है, तो उससे आराम से याद हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो ये 11 कर्तव्य है, अब इनको रटने की क्या जरूरत है, कर्तव्य हैं आपके, ये आपके अपने कर्तव्य हैं। आपका देश के लिए क्या कर्तव्य होगा, ठीक है, उस चीज को बताया गया है। अगर आप भारतीय हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने देश के लिए कुछ करें, तो क्या होगा कि आपके कर्तव्य बताए गए हैं। तो यही चीज तो बताई गई है, बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ये कर्तव्य बताए गए हैं तो पहला हमें कैसे याद रखना है, पहला ऐसे याद रखना है कि ये कर्तव्य कहाँ बताए गए हैं, संविधान में बताए गए हैं। तो हमें संविधान का सम्मान करना है। किसका सम्मान करना है, संविधान का सम्मान, ठीक है। और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इनका क्या करना है, सम्मान करना है। इनको किसी भी तरीके से जो है हानि नहीं पहुंचानी है। संविधान का सम्मान करना है मतलब संविधान का पालन करना है। हमें संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। हमें कभी भी जो है राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं करना चाहिए, राष्ट्रगान का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान जब भी बजे तो हमें ऐसे ही अनावश्यक नहीं बजाना चाहिए राष्ट्रगान। हमें राष्ट्रगान को किसी ऐसे मौके पर बजाना चाहिए जो राष्ट्रीय त्यौहार हो, जैसे 26 जनवरी या जो 15 अगस्त है, तो ऐसे मौक़ों पर बजाना चाहिए। और मुख्य रूप से अगर कहीं बज रहा है तो हमें जो है एक साथ सावधान मुद्रा में, यानी एक सम्मान की भावना देनी चाहिए। राष्ट्रध्वज को कभी ऐसे ही सड़कों पर नहीं फेंक देना चाहिए, लेकिन ये हम कभी कर्तव्य अपना फॉलो नहीं करते हैं। हमारे अंदर जो भारतीय है ना, इंडियन है, हमारे अंदर देशभक्ति जो है ना कुछ ही दिन दिखाई देती है। ये तो 26 जनवरी पे दिखाई देती है। अब चाहे इसे आप कटाक्ष मान लीजिए, आलोचना मान लीजिए, या फिर हृदय पे ले लीजिए, या मस्तिष्क पे ले लीजिए। जो लोग ऐसा करते हैं, अगर वो हृदय पर ले रहे हैं तो उनके लिए नुकसानदायक होगा, मस्तिष्क पर ले लेंगे तो सीख लेंगे, है ना। कि जो राष्ट्रध्वज है वो हम देखते हैं क्या कि 26 जनवरी पर उन सबका जो है देशभक्ति ऐसा फूट फूट कर निकलता है कि मानो कि ज्वालामुखी फट गया है कि आज ही बलिदान दे देंगे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन जो है उसी दिन बलिदान दे देंगे। लेकिन 15 अगस्त से 16 अगस्त हुआ, 26 जनवरी से 27 जनवरी हुआ, तो हाथ में जो तिरंगा लहरा रहा होता है वो कहाँ होता है, उस सड़कों पर फेंका हुआ होता है। गाड़ियां उस पर से चढ़ चढ़ के जा रही हैं, लोगों के पैरों में जा रहा है। तो सोचिए कि कितना बड़ा अपमान होता है उस चीज को लेकर कि हम जो है अपने राष्ट्र ध्वज को नहीं संभाल पाते हैं। इन
राष्ट्रीय त्योहारों के दिन ही हमारी देशभक्ति जगती है, उसके बाद हमारी नहीं जग पाए। तो हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को लेकर जो है हम यहाँ पर देखते हैं, तो इस चीज़ पर जो है कोर्ट ने और सरकार ने भी कई बार ऐसे बैन लगाए हैं कि प्लास्टिक के ना बने, और लोगों को जो है कई बार निर्देश दिया गया है कि वो उतना ध्वज का, जो भी ध्वज वो ले रहे हैं उसका वो सम्मान करें, सम्मान रखें, अपने पास ही रखें, ज़्यादा उसे लेकर ऐसे बिखेरे नहीं या फेंके नहीं, किसी भी तरीके से ऐसा ना करें कि हमारे राष्ट्र ध्वज का क्या हो, अपमान हो। चलिए, अब इसके बाद जब राष्ट्र संविधान का सम्मान हो गया, राष्ट्र ध्वज का सम्मान हो गया, राष्ट्रगान का सम्मान हो गया, तो अब हम क्या देखते हैं कि जब ये संविधान आया तो कैसे आया, ये राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रगान हमें मिला तो कैसे मिला? एक लंबी लड़ाई के बाद मिला, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला, और वो संघर्ष को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता, है ना। स्वतंत्रता का जो संघर्ष रहा हमारा, तो स्वतंत्र दूसरा जो कर्तव्य है वो हमारे लिए क्या कर्तव्य है कि जो स्वतंत्रता कि संघर्ष के जो उच्च आदर्श हैं, है ना, उनको हमें अपने हृदयों में संजो कर रखना चाहिए, उसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि ये जो स्वतंत्रता है, ये जो आज़ादी है, वो हमें कितनी मेहनत करके मिली है, हमारे कितने लोगों ने, हमारे जो नेता लोग रहे, या हमारे जो लीडर रहे, या फिर जो हमारे भाई बंधु रहे, या हमारे ही अपने रहे, कई लोगों ने बलिदान दे दिए, है ना, अपने रक्त तक बहा दिए, फांसी पर चढ़ गए। तो उन लोगों के आदर्श विचारों को अपने हृदय में संजो कर रखना है कि ये स्वतंत्रता जो हमें मिली है वो हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, इतने सस्ते में नहीं मिली है, हम इसके लिए बहुत से लोगों ने अपने जीवन न्यौछावर कर दिए हैं। तो उस चीज़ को अपने हृदय में संजो कर रखना है और इस स्वतंत्रता को बचा कर रखना है। तो इसके लिए स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों, है ना, ये लिखा है ना, उच्च आदर्शों को अपने हृदयों में संजो कर रखें, है ना, इस चीज को। तो देखिए, अब लिंक चाहिए ना, स्वतंत्र संविधान का सम्मान सबसे पहले कि मूल कर्तव्य किसमें है? संविधान में है, तो इसी से याद हो जाएगा कि इनका सम्मान करना है। फिर ये संविधान आया कैसे, ये राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज कैसे बना, हम इसको अपना प्रेम भाव कैसे दे रहे हैं? क्योंकि हमने स्वतंत्रता के लिए क्या किए? राष्ट्रीय आंदोलन किए, संघर्ष किया, तो उसके बाद हमें ये मिला। तो हमें उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखना है। अब ये कैसे होगा, कैसे हम ये उच्च आदर्श क्या थे हमारे, क्या थे ऐसे चीजें कि हम एक संप्रभु हो सकें, है ना, सोवरेन हो सके, एकता और अखंडता में बंध जाएं, है ना। तो इस चीज को, तो अब क्या हो, तीसरा क्या बताया गया? तीसरा बताया गया भारत की संप्रभुता। ये हमारा भी कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करें? रक्षा करें, है ना। अब लिंक कीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन से हमने क्या प्राप्त किया? एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र को प्राप्त किया, जो कि भारत है, और भारत की एकता और अखंडता को हमें इसी तरीके से कायम रखना है। इस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ना तो कोई हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई, मतलब कोई धर्म जातियों में हम नहीं बटे, हम सब एकजुट होकर लड़ाई लड़े, और उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली। तो उस स्वतंत्रता की अब हमें रक्षा करनी है, यानी कि भारत की जो संप्रभुता है उसकी रक्षा करनी है, जो हमारे बीच एकता है, अखंडता है, उसको बनाकर रखना है। कोई भी ऐसा ना हो कि जिसके वजह से हम या जिसके बहकावे में आकर अपनी एकता अखंडता को तोड़ दें। देखिए, ये तो देखने को मिलता ही है। अब इनमें से आप लोग सोचिए कि आप लोग कितने कर्तव्यों का पालन करते हैं, क्या उन चीज़ों को बचा के रखा हुआ है, एकता और अखंडता को बचा के रखा हुआ है। आजकल जो है बहुत टूटता है ना, हम धर्म के नाम पर लड़ लेते हैं, जाति के नाम पर लड़ लेते हैं, आपस में गुथ लेते हैं, और इस बीच में क्या होता है, इस बीच में वो बंदर वाली कहानी तो आपने सुनी है कि दो बंदर एक रोटी के लिए लड़ रहे होते हैं, और एक बिल्ली आती है, तौलती है, और कभी किसी में ज़्यादा किसी में कम रख के सारी रोटी खुद खा लेती है, दोनों बंदर देखते रह जाते हैं। और यही तब हुआ था जब राजा महाराजा लोग थे, अंग्रेज लोग आए, तो राजा महाराजा लोग आपस में ही लड़ रहे थे, कोई एकता थी नहीं आपस में। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि दो बंदर लड़ रहे हैं, अंग्रेज बन गए बिल्ली और रोटी खा गए सारी, यानी कि पूरे भारत को लपेट लिया अपने में। तो यहाँ पर उसी एकता और अखंडता को बनाकर रखना है, उसी संप्रभुता को बनाकर रखना है। चौथा जो कर्तव्य है हमारा वो क्या है? चौथा कर्तव्य है कि जब हम इसकी एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, बनाकर रखेंगे, तो कैसे रखेंगे? देश की रक्षा के लिए अगर, या फिर देश की सेवा के लिए अगर हमें आवाहन किया जाता है,
यानी हमें जब भी बुलाया जाए, हमें यानी कि हमें हमारा आवाहन हो, है ना, सीधा सा लिख लेते हैं सरल भाषा में, हमारा आवाहन हो, आवाहन हो तो हम क्या करें, हम देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा करें और या फिर कोई सेवा के लिए तुरंत उपस्थित हो जाए, है ना, तुरंत उपस्थित हो जाए। तभी मान लो कि जैसे कि मैंने अक्सर बताया है कि सेवा के लिए, जैसे आपको मैंने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाया होगा, जिसमें मैंने बात की होगी बेगारी वाला जो कंसेप्ट था आपका अनुच्छेद 23 वाला, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि कोई भी अगर आप राष्ट्र की सेवा के लिए आपको बुलाया जाता है तो उसके बदले में आपको अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं तो वो शोषण का के विरुद्ध अधिकार नहीं के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे देश की रक्षा और सेवा के लिए अगर आपका आह्वान किया जाए तो आप तुरंत पहुंच जाइए, क्योंकि आपको जो है देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है और देश की सेवा करनी है। तो आप जब भी बुलाया जाए तब आप वहां पे पहुंच जाइए, यानी कि किसी भी रूप में रक्षा हो सकती है, सेवा हो सकती है, जैसी आपकी कैपेबिलिटी हो उस आधार पर हो सकती है। इसके बाद पांचवा कंसेप्ट क्या बताया, पांचवा कंसेप्ट बताया है कि आपसी सहिष्णुता को बना के रखिए, है ना, यानी कि आपसी, आराम से सरल भाषा में लिख लेते हैं, आपसी भाईचारा को बढ़ावा दे, आपसी भाईचारा को बढ़ावा दे। देखिए सरल भाषा में लिख लेते हैं ना तो हमें ध्यान भी रहेगा। अब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता कैसे कायम रहेगी, देश की रक्षा अच्छे से कब हो सकेगी, जब हम लोगों के बीच में आपसी भाईचारा, है ना, हम धर्म के नाम पर ना लड़ें, जाति के नाम पर ना लड़ें, इन सब चीज़ों के नाम पर ना लड़ें, तो क्या होगा कि हमारे बीच एक भाईचारा, और इस भाईचारा को अगर हम बढ़ावा देंगे तो हमें कोई भी तोड़ने वाला नहीं होगा, हमें खंडित करने वाला कोई नहीं होगा, देश की संप्रभुता पर कोई आंख उठाने वाला नहीं होगा। तो यानी कि कुल मिला के आप देख रहे हैं कि आपके कर्तव्य क्या है, एक दूसरे से लिंक करिए, आराम से याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, रटा तो उसे जाता है जो आपके नहीं है, ये तो आपके ही कर्तव्य है। अगर आप अपने कर्तव्यों से सहमत हैं या आप अपने कर्तव्यों को जानते हैं, मानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका एक घर का, आप अपने परिवार में पुत्र हैं या कोई पुत्री है, तो आपका अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, ठीक है, उस कर्तव्य को आपको लिख के नहीं देना पड़ता है आपके माता पिता को कि बेटा तेरे ये कर्तव्य है या बेटी तेरे ये कर्तव्य है, आपको पता होता है, आत्मज्ञान होता है। तो उसी तरीके से ये कर्तव्य है किसके लिए, इस देश के लिए आपके क्या कर्तव्य है, इस देश का नागरिक होने के नाते आपके क्या कर्तव्य है, उस चीज को इसमें बताया गया है। एक और बात याद रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो केवल किसके हैं, नागरिकों के हैं, है ना, केवल नागरिकों के हैं। तो इस बात को भी ध्यान आप लोग रखिएगा, विदेशी के लिए नहीं है, ठीक है, केवल नागरिकों के लिए है। इसके बाद जो छठा है वो क्या कहता है कि संस्कृति या ऐसी जो गौरवशाली प्रथाएं हैं, इसमें एक बात और ऐड कर लीजिए, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना, ऐसी, इसको कई बार पूछा है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना, कैसी प्रथाओं का, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। हमको जो भी प्रथाएं ऐसी चली आ रही है, रूढ़िवादी प्रथाएं चली आ रही हैं, उनका हम त्याग कर दें, है ना, क्यों त्याग कर रहे हैं, क्योंकि वो स्त्रियों के सम्मान के बिल्कुल विरुद्ध है, वो स्त्रियों का सम्मान नहीं करती है ऐसी प्रथा। तो ऐसी प्रथाओं को हमें अपने पास नहीं रखना है, उसको खत्म करना है, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है। तो ये पांचवें में बोला गया, किसमें, 51A का पांचवा जो क्लॉज है वो क्या कहता है, भाईचारे को बढ़ावा देना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जिससे स्त्रियों का अपमान होता हो, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती हो, तो ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग कर देना चाहिए। ऐसी बात किसमें बोली गई है, 51A में बोला गया कि ये हमारा कर्तव्य है, हमें इस पर काम करना चाहिए। इसके बाद जो 6 है वो क्या कहता है, संस्कृति, ठीक है। अब जो हमारी गौरवशाली परंपरा है ना, जो संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है, जिससे पूरा विश्व कहता है कि भारत एक सांस्कृतिक देश है या एक सभ्य देश है, तो उन चीजों को हमें अपनाना है और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है। तो इसके लिए क्या बोला है, इसके लिए छठे में क्या बोला है, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक परंपराओं, सांस्कृतिक गौरवशाली परंपराओं का रक्षण करना, का
रक्षण करें। ठीक है, जो भी हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, जो ऐसी परंपराएं जो हमें गौरवान्वित करती हैं, हमें विश्व में एक ऐसा देश बनाती हैं जो कहीं विश्व में और कोई देश नहीं है। हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपराएं हैं, उनका जो गौरवशाली हैं, ऐसी नहीं जो लोगों का जो रूढ़िवादी हो, लोगों के बीच में ऊंच नीच की भावना रखता हो, ऐसी परंपराओं को त्याग दो, है ना। और ऐसी परंपराओं को त्याग दो जो स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना रखती हो। हमें ऐसी परंपराओं को अपने साथ संजो कर रखना है, जो सांस्कृतिक गौरवशाली परंपराएं हैं, जो हमें विश्व में एक अलग अतुल्य देश बनाते हैं, अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया बनाते हैं, अतुल्य भारत के रूप में लेकर आते हैं। तो ये हो गया हमारा छठा, जो क्या बोला है, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपराओं के बारे में बोला हुआ है। इसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूं, आप लोगों ने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा, और इसी सीक्वेंस में आप लोग देखते हुए चलिए। देखिए कैसे कनेक्शन हो रहा है इसमें, एक बार फिर से बता देता हूं। मूल कर्तव्य किसमें है, संविधान में है। और ये संविधान कहां से आया, राष्ट्रीय आंदोलन किए हमने और स्वतंत्रता प्राप्त की। अब इस स्वतंत्रता के लिए हमें क्या करना है, इसकी जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करनी है, यानी कि देश की जो संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है, उसकी हमें रक्षा करनी है। और इसके लिए अगर हमें आह्वान किया जाता है, देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की सेवा के लिए अगर हमें आह्वान किया जाता है, हमें बुलाया जाता है, तो हम तुरंत पहुंचे वहां पर। और इसके साथ साथ हम क्या करें, पांचवें में क्या बताया गया है कि जो एकता बनी रहेगी वो कैसे बनी रहेगी, आपसी भाईचारे के साथ बनी रहेगी। और ऐसी प्रथाओं को हम त्याग दें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। और अगर हम ऐसी प्रथाओं को त्याग देंगे तो हमें ऐसी प्रथाओं को या परंपराओं को अपने साथ संजो कर रखना चाहिए, जो सांस्कृतिक गौरवशाली परंपराएं हैं उनको अपने साथ रखना चाहिए, जो 6 में बताया गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो 7वां लेते हैं वो कौन सा है, इसको मैं मिटा देता हूं। आप लोगों ने लिख तो लिया ही होगा, और अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट जरूर ही ले लिया होगा। और मैं आशा करता हूं कि जो चीजें या जिस भाव से, जिन भावनाओं के साथ मैं इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उस भावनाओं से आप इसे समझ रहे होंगे, ना केवल एक परीक्षार्थी के रूप में या अभ्यर्थी के रूप में, बल्कि इस रूप में भी कि आप भारत के नागरिक हैं और ये आपके कर्तव्य बनते हैं। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप इनमें से कितने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ठीक है, जो 7वां वाला है, 7th है, वो क्या कहता है, वो प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण करने की बात कहता है। किसकी, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण, है ना। आप जो छठा वाला मूल कर्तव्य है उससे कनेक्शन कर सकते हैं। कैसे कि उसमें किसका रक्षण करने की बात की गई है, जो गौरवशाली परंपरा है। तो गौरवशाली परंपरा के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं, जो हम भारतीय लोग हैं, हमारा शुरू से ही जो लगाव रहा है वो प्रकृति के साथ बड़ा ही घनिष्ठ रहा है ना। चाहे वो दीपावली हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, तो हम देखते हैं कि उसमें प्रकृति का बड़ा ही रोल होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अधिकांश जो त्यौहार होते हैं हम भारतीयों के, उसमें क्या होता है, प्रकृति का बड़ा ही रोल होता है। पीपल का वृक्ष हो, उसे पूजना है ना। तो ऐसे कई साक्ष्य है या ऐसे कई चीजें हैं जिसमें प्रकृति का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। जल को पवित्र माना गया है, सूर्य जो है वो भी प्रकृति है, उसको पवित्र माना गया, सूर्य की उपासना होती। तो ये क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण। गौरवशाली परंपराओं का रक्षण करना है तो 7वें में क्या आ गया, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण करना है। मतलब जो जंगल है, वन है, वन्य जीव है, झील है, नदियां हैं, इन सबको गंदा ना करें, वन्य जीवों को नुकसान ना पहुंचाए, अनावश्यक रूप से वनों को ना काटे, जंगलों को ना काटे, उनका रक्षण करें। तो प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण किस में कहा गया है, 7th में कहा गया है। इसके बाद जो 8वां कर्तव्य है हमारा, वो क्या कहता है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने को कहता है। किसको कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने को कहता है। यानी कि आप इस तरीके से, मतलब कि आप अपनी जो संस्कृति है, जो पर्यावरण है, उसको सुरक्षित रखिए, लेकिन साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखिए। मतलब अंधविश्वास में मत घुसिए, आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। किस आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर अपने ज्ञान को बढ़ाइए और आगे बढ़ते रहिए। और ऐसे ज्ञान को लीजिए कि जो वैज्ञानिक हो, है ना, तार्किक हो, ऐसे ना हो अंधविश्वास पर आधारित ना हो। ठीक है, तो इसके बाद अगर 9th को अगर देखें तो 9th में क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। ठीक है, और क्या करना है, और हिंसा से दूर रहें, और हिंसा से क्या करें,
दूर रहो भाई, ठीक है, हिंसा उनसा मत करो। लेकिन सब होता क्या है, जहाँ थोड़ा सा झगड़ा हुआ, दंगा टाइप हुआ, या धार्मिक भावना हो गई, गड़बड़ा गई, वहीं सबसे पहले तो सार्वजनिक चीज़ें ही टूटती हैं भाई। बसों में आग लगा दी जाती है ना, ये बसों में आग, सरकारी बस है उसमें आग लगा दी है। तो ये क्या है, ये सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये हमारा कर्तव्य है। मतलब जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, सार्वजनिक चीज़ें मतलब जो भी सरकारी चीज़ें हैं वो सार्वजनिक है, यानी कि पब्लिक संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि आप और हम, ये सब किसके पैसा से आता है, टैक्स के पैसा से आता है। और टैक्स का पैसा कौन देता है भैया, टैक्स का पैसा हम और आप देते हैं, चाहे डायरेक्ट दे या इनडायरेक्ट। देश का हर एक नागरिक टैक्स देता है। अब ये मत कहना कि भैया हम तो टैक्स देते नहीं, हमारे पैसे से कहाँ से आएगा, तुम भी टैक्स देते हो, समझे। अभी जो मोबाइल का रिचार्ज कराओगे तो उस पर भी जो है टैक्स लगेगा, जीएसटी जाता है उस पर भी है, समझे। बहुत चीज़ें जाती हैं, टैक्स जाता है। अब क्या जाता है, अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आ गया है, जीएसटी आ गया है ना, तो जीएसटी जाता है। तो ये पढ़ाएंगे जीएसटी को, जब अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे कभी टैक्स वैक्स। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स तो भी टैक्स जाता है ना। कोई भी व्यक्ति हो देश का, वो इनडायरेक्ट टैक्स तो देगा ही देगा, भले ही डायरेक्ट टैक्स ना दे रहा हो। आप कोई एक पेन भी खरीद रहे हैं तो उस पर भी जो है टैक्स दे रहे हैं। एमआरपी जो होता है उस पर क्या होता है, वो टैक्स इंक्लूड पैसा होता है उस पर सारा, है ना, टैक्स फ्री नहीं होता है। तो सार्वजनिक संपत्ति, जो सड़क पर सरकारी बस चल रही है उसमें जो डीजल डल रहा है वो सरकार अपने जेब से थोड़ी डालती है। कोई मंत्री को देखे हैं कि अपना जेब से पैसा निकाले कह रही है कि हाँ भाई ये ले लो, या हमारी तनख्वाह में से इतना काट के जो है ये रोडवेज वाला बस चलवा दीजिए, है ना, ऐसा अभी देखा है कभी। या फिर कोई प्राइमरी स्कूल में कि आज जो है बच्चों का ये कपड़ा नहीं, ड्रेस नहीं है, तो ये कोई मंत्री जी आए और उन्होंने अपनी जेब से पैसा निकाल के दिया कि लो। मंत्री लोग क्या करेगा, उल्टा ले लेगा, कहेगा लाओ लाओ दे दो हमको, है ना, देगा नहीं सब, है ना। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है कि पैसा सब टैक्स का है। तो अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुँचाते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने ही संपत्ति को आग लगाते हैं, खत्म करते हैं। तो ये हमारा अधिक कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखें, हिंसा ना करें, है ना। हिंसा करने से क्या फायदा, कोई फायदा थोड़ी है, कुछ दो उसका मरेगा, दुगो उसका मरेगा, और ठन ठन गोपाल कुछ मिल भी नहीं करेगा, है ना, तो कुछ रहा ही नहीं, तो क्या फायदा उसका। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, 10वां क्या बोला है। 10वां कर्तव्य होता है हमारा कि ऐसे कार्य करें कि व्यक्तिगत विकास तो हो लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्र का विकास, है ना। कैसे कार्य करना है, व्यक्तिगत विकास के कार्य जिससे राष्ट्र का विकास हो। किसका विकास हो, राष्ट्र का विकास हो, ठीक है। व्यक्तिगत विकास के कार्य ऐसे करें, व्यक्तिगत विकास के कार्य करें जिससे क्या हो, राष्ट्र का विकास हो। यानी कि आप गलत काम में ना रहें, आप अच्छे काम करें। आप अपने आप को जितना डेवलप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उतना डेवलप कीजिए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कीजिए, या जिस क्षेत्र में आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं डेवलप कीजिए। अब उससे क्या होगा, जब देश का नागरिक विकसित होगा, उसका रहन सहन अच्छा होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसका जीवन शैली अच्छा होगा, तो राष्ट्र का विकास तो अपने आप ही अच्छा होगा ना। तो वही चीज़ है कि व्यक्तिगत विकास के कार्य कीजिए। हर एक इंडिविजुअल को अपना एक विकास के लिए काम करना चाहिए, और उससे क्या होगा कि राष्ट्र का विकास होगा। क्योंकि देश की जो एक न्यूनतम इकाई है वो क्या है, एक व्यक्ति, व्यक्तिगत एक व्यक्ति है हमारे देश का जो एक न्यूनतम इकाई है। 11वां तो हम सभी जानते ही हैं। 11वां क्या है, 11वां है आपका 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे वाला है ना। 86वां संविधान संशोधन अभी बताए, 86वां संशोधन अभी आप लोगों को बताएं कब हुआ था, 2002 में हुआ था। तो उसको एक बार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 11वां ये 2002 में जोड़ा गया था, नया था ये, मूल रूप से नहीं था। तो ये आप लोग देखे होंगे, अब आप लोग समझ गए होंगे एक तरीके से कि क्या हमारे मूल कर्तव्य है ना। एक एक को रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं अब महसूस हो रही होगी। अब हम समझते हैं कि आपको बहुत हल्का लग रहा होगा कि मूल कर्तव्य कैसे होगा, ठीक है। इसी तरीके से हिस्ट्री में बताए थे अशोक के जो 14 शिलालेख है उसमें क्या है। देखो अशोक को उस टाइम पे बताया था कि भाईचारा बना के रखिए, है ना। जो उसका 7वां शिलालेख है, वो 7वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है ना। सबसे बड़ा शिलालेख क्यों है, क्योंकि अशोक इतना लंबा समझाया है उसमें कि हम भाईचारा क्यों बना के रखें। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे भी देखा, इसमें भी मूल कर्तव्य में भी किया है, क्या बताया गया कि हम लोगों को भाईचारा बना के रखना चाहिए, है ना। तो यही सबसे कम हो रहा है इस समय हमारे देश में। सबसे कम जो चीज़ है वो यही चीज़ है। बात बात पे लोग लड़ने को आता है, जाति धर्म के नाम पे एक दूसरे को पीटने पे आता है, तो इससे थोड़ी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। चलिए, इस सबसे सब नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली, समझ ली। इसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि
मूल कर्तव्य जो हैं वो गैर न्यायोचित हैं, यानी कि हम उन्हें कोर्ट में तो नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई विधि नहीं है, यानी कोई राष्ट्र ध्वज का अपमान कर दे, है ना, तो ये तो हम ये कह दें कि भाई ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य है, हम नहीं मान रहे, हम तो करेंगे राष्ट्र ध्वज का अपमान, है ना, उसको जलाएंगे, तो ये गलत होगा ना, ये गलत संदेश होगा। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए जो है कुछ विधियां बनाई गई हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं। अगर राष्ट्र ध्वज का कोई अपमान करता है तो राष्ट्र ध्वज संहिता 2002, है ना, इसके द्वारा सजा का प्रावधान होता है उसके लिए। तो ऐसे ही जो है अलग अलग, जैसे पर्यावरण का संरक्षण अगर नहीं करेगा, कोई जानवरों को मारेगा, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो ये कुछ विधियां बनाई गई हैं। ये विधियां वो है जो मूल कर्तव्यों को लागू करती है। तो ऐसी विधियों की पहचान करने के लिए 1999 में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है वर्मा समिति। ठीक है, तो उस वर्मा समिति को देख लेते हैं कि उसने कौन कौन से ऐसी प्रमुख विधियों की पहचान की जो मूल अधिकारों या मूल कर्तव्यों का पालन ना करने पर, है ना, ये इंटरनल सेंस है, ये सीधा नहीं दिखता है कि ये मूल कर्तव्यों का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन आप अंधाधुंध क्या कहिए कि चोरी से जो है किसी ऐसे जानवर को का मारी, जैसे बाघ है, बाघ का शिकार करने लगे। बाघ का शिकार क्या है, अवैध है, किसमें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अनुसूची 1 में रखा गया है उसे, बाघ को, है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं टोटल, और उसमें से जो अनुसूची 1 में होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि आप ना तो उसका शिकार कर सकते हैं, ना उसको पाल सकते हैं, उसको पूरा संरक्षण प्राप्त होता है। तो अब अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि आपको सजा तो मिलेगी ना, तो यानी कि आपने पर्यावरण का नुकसान किया, जो आपका मूल कर्तव्य, आपने उस मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया। अब ना करने की वजह से आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की वजह से सजा हो जाती है, झंडे का अपमान करने की वजह से सजा हो जाती है। तो मूल कर्तव्यों को लागू करने वाली, है ना, लागू करने वाली विधियां, है ना, ऐसी कौन कौन सी विधियां, इनकी पहचान करने के लिए क्या किया गया था वर्ष 1999 में। कब, वर्ष 1999 में वर्मा समिति का गठन किया गया था। वर्मा समिति का गठन किया। तो वर्मा समिति ने क्या किया कि कुछ नियमों को, कुछ विधियों को पहचान की, जिसमें से महत्वपूर्ण विधियां हम लोग देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा में बन जाता है, जिनसे प्रश्न बन सकता है। तो वर्मा समिति, ध्यान रखिए, किससे है, मूल कर्तव्यों को लागू करने वाली विधियों की पहचान करने से है कि कौन कौन सी ऐसी विधियां हमारे यहाँ विद्वान हैं जो मूल कर्तव्यों को लागू करवा सकती हैं या करवाती हैं। तो ऐसे में जो उन्होंने पहचान की, तो पहला जो उन्होंने पहचान, मतलब एक तरीके से देखा जाए पहला अगर ऐसा, तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। इसी के साथ ही ले लेते हैं राष्ट्र ध्वज संहिता 2002। इसमें क्या है, इसमें यह है कि आप संविधान का, राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का, इनका अगर अपमान करते हैं तो इसमें जो है दंड के प्रावधान दिए गए हैं। उनको किस तरीके से पनिशमेंट किया जाएगा, कैसे उनको सजा दी जाएगी, क्या सजा है, कैसा काम करने पर क्या सजा दी जाएगी, तो वो सारा जो प्रावधान इसमें दिया गया। देखिए, अब ये मूल कर्तव्यों को जो है सीधे लागू नहीं करवा रहा है। मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, अगर आप उसे नहीं करेंगे तो आपको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। कोर्ट में क्यों ले जाया जाएगा, क्योंकि आपने इन कानूनों को तोड़ा है। ठीक है, किनको तोड़ा है, इन कानूनों को तोड़ा है। तो बच्चा बच नहीं सकते हैं, है ना, कि सोच लिया कि झंडा के अपमान कर दिया तो चलेगा, अभी बहुत, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो ऐसा ही एक कानून रहा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। देखिए, 1976 तक, 1976 तक इसे अस्पृश्यता अधिनियम कहा जाता था।
अस्पृश्यता अधिनियम कहा जाता था। 1976 में इसका नाम बदल दिया गया, तो इसका नाम क्या हो गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, है ना, जिसे SC/ST एक्ट भी कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा SC/ST एक्ट मतलब कि जैसा अभी मैंने पीछे बताया कि भाईचारा बना के रखिए, किसी के साथ जाति आधार पर भेदभाव मत कीजिए, दुराचार मत कीजिए, है ना। तो अब उसके संरक्षण के लिए क्या किया गया, ये कानून लाया गया। ये कानून क्या करता है, ये कानून इस तरीके की भावनाओं को करने वाले या भावनाओं को बढ़ावा देने वाले लोगों को क्या करता है, सजा देता है कि भाई आपसी जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं या दुराचार कर रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं धर्म के आधार पर, तो यह मुख्य रूप से जाति के आधार पर ये होता है कि छोटी जाति, बड़ी जाति, नीची जाति, बड़ी जाति, तो ये जो है ये गलत चीज़ होती है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये लाया गया। तो एक तरीके से आप देखिए मूल अधिकार, मूल कर्तव्यों को लेकर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है किसको, भाईचारे को ख़त्म करने वाली या अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाली उस चीज़ को ख़त्म करने वाली बात हो रही है। तो ये उसके लिए सजा देता है, मौलिक कर्तव्यों को एक तरीके से ये अप्रत्यक्ष रूप से लागू करवा देता है ना। इसी तरीके से जो तीसरा है वो क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 153, भारतीय दंड संहिता की धारा 153 यानी कि IPC का जो सेक्शन है 153, वो क्या कहता है, IPC का सेक्शन 153 जो है, अगर आप देश की एकता अखंडता, है ना, देश की क्या करें, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि में शामिल होते हैं, है ना, तो आपको IPC का सेक्शन 153 के अकॉर्डिंग दंड दिया जाएगा, है ना। देश को आप तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर 153 में IPC का सेक्शन 153 क्या कहता है कि अगर देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो उसको जो है दंड दिया जाएगा। ऐसे ही और क्या विधि है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें क्या है, इसमें एक बात बोला गया है, वो भी बोला गया है कि कोई भी नेता लोग जाति के धर्म नाम पर, नस्ल के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगा। अगर वोट मांगेगा तो उसका जो कैंडिडेटशिप है जहां से वो खड़ा है उसका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या है कि देश की जो एकता है उसको खत्म करने वाला बात हो रहा है, या फिर जो भाईचारा है उसको खत्म करने वाला कि भाई तुम मेरी जाति के लोग हो, तुम मुझे वोट दोगे मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, तुम मेरे धर्म के लोग हो, तुम मुझको वोट दोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। तो ये क्या हो गई, देश की एकता पर वार हुआ, एक तरीके से जो भाईचारा है दो लोगों के बीच में वो खत्म हुआ, तो उस पर वार हुआ, उसको क्या हुआ, उसको खत्म करने का प्रयास किया गया, उस पर एक आघात किया गया। तो इसलिए जो है इसके अंतर्गत जो है भी एक प्रावधान किया गया है कि उसकी जो कैंडिडेटशिप है उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसी तरीके से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम मैंने आपको बताया अभी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1971, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1971 यानी कि ये जानवरों के संरक्षण की बात करता है, जो पर्यावरण की संरक्षण करने का मौलिक कर्तव्य है हमारा। उसमें अगर गड़बड़ी होती है, कोई किसी के जानवर का शिकार करता है, पानी को नदी नालों को गंदा करता है एक तरीके से, या नदियों को गंदा करता है, प्रदूषण फैलाता है, तो उसके लिए जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं उसकी सुरक्षा के लिए। इसी तरीके से एक क्या है, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, दिख तो रहा ही होगा आप सभी को नीचे, नहीं दिख रहा है तो हम बोल ही रहे हैं, वन संरक्षण अधिनियम 1980, 1980। तो वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971, ठीक है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, IPC सेक्शन 1953 ये बताया गया है, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 ये बताया गया है, और नेशनल फ्लैग कोड 2002। तो ये सब क्या है, ये ऐसे अधिनियम है, आप इनको समझ रहे होंगे, अगर मेरी बात को समझने का थोड़ा भी प्रयास कर रहे होंगे तो वर्मा समिति ने 1999 में ऐसे कुछ विधियों को देखा कि ऐसी कुछ विधियां थी जो मूल अधिकारों के बनने से पहले की भी हैं और बाद की भी हैं, कि ये जो विधियां हैं ये कहीं ना कहीं मूल अधिकारों को लागू करवाती हैं, है ना। कि अगर मान लीजिए कि अब हमारा काम क्या है, हम पर्यावरण का संरक्षण करें, प्रकृति का संरक्षण करें, अब हम जंगलों को जो है बिना कुछ सोचे लगातार काटे जा रहे हैं, है ना।
तो अब काटे जा रहे हैं तो उसको संरक्षण प्रदान किस में है? हम अपने मौलिक कर्तव्य का पालन तो कर ही नहीं रहे हैं। ये हमारा राइट है, ये गैर न्यायोचित, हम करें या ना करें हमारी मर्जी। हमने कहा कि हम मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, जाओ जो करना है वो कर लो। तो अच्छा, जो करना है वो कर लो। अभी बताते हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 लेकर आ गया कि तुम मौलिक अधिकारों का पालन करो या मत करो, लेकिन ये जो अधिनियम है ये तुमसे मौलिक अधिकारों का पालन करवाएगा, जबरदस्ती करवाएगा, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि जंगलों को बिना मतलब के और अंधाधुंध काटना अपराध है ना। वनों का संरक्षण, जीवों के लिए ऐसे ही इसमें आईपीसी का सेक्शन यही बताया गया, एकता अखंडता को खंडित ना किया जाए। सिविल अधिकार, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002, झंडा का अपमान, राष्ट्रगान या संविधान का अपमान, उस सब के लिए सजा का प्रावधान ये करता है। तो ये किसमें है? वर्मा समिति ने इसकी पहचान की है, जो कब गठित की गई थी? 1999 में गठित की गई थी। तो अब मुझे यहाँ तक ये महसूस हो रहा है कि आप लोगों को जो है मूल कर्तव्य का जो पूरा कंसेप्ट है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक हमने कोई भी ऐसा सेक्शन इसमें छोड़ा होगा, ऐसा पॉइंट छोड़ा होगा जिससे प्रश्न ना बने। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि जो लोग लास्ट तक बने रहे हैं, बहुत बढ़िया, उनको लिए तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि वो अपने तैयारी के लिए जो है क्या है, क्या कहते हैं उसे, गंभीर है ना, सीरियस हैं बहुत, और आगे वो लगातार बढ़ते रहेंगे। इसी तरीके से क्लास के साथ सस्टेन बने रहिए, अंत तक बने रहिए, और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।